वहां की जो तस्वीरें हैं इस हादसे की भयावहता की कहानी कह रही हैं। अभी भी मलबा दूर दूर तक बिखरा है और वही जो प्लेन का हिस्सा अभी भी बिल्डिंग में फंसा हुआ है वहीं पर। जी देखिए रोहित, चूंकि ये मामला जो है कोई ये छोटा सा मामला तो है नहीं। जो लोग हैं आप देखिए, जो तादाद रही है 242 रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि वो हादसा महज 5 सेकंड 10 सेकंड का जो वो हादसा रहा होगा वो उस वक्त कितना खतरनाक होगा, जब बाहर से उसके जो मंजर देखकर रूह कांप जाती है। जैसा जिस तरह से आप देखिए कि जो आग के शोले और धुओं का गुबार जिस तरह से आसमान पे उड़ रहा था, तो आप अंदाजा लगाइए कि उस वक्त जो लोग उसमें रहे होंगे उन पर क्या बीती होगी। अब आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे रोहित जो लोग हैं जो बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, चूंकि ये चीज जो है ऐसा नहीं है कि ये महज 8 से 10 घंटों में जो है मुकम्मल हो जाएगी, बल्कि उसके लिए भी एक लंबा समय चाहिए। और वो उस समय के लिए जो है सिर्फ एक नहीं बल्कि कई एजेंसियां जो है लगी हुई हैं। इसमें जो है सबसे पहले जो जिम्मेदारी आती है जो फायर की कि जो इतनी तेज आग थी, पहले आग को बुझाया जाए, फिर उसके बाद जो है जो लोग हैं जो उसमें यात्री हैं उनको बचाना और सही सलामत बचाना, फिर उसके साथ उन्हें जो है जो भी जीवित है उनको जो है या जो भी जिनकी जैसी भी हालत है उसी अवस्था में उनको हॉस्पिटल ले जाना। ये सब एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस के तहत ये सारी चीजें चल रही है। और आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से जो प्रोसेस चल रहा है, और चूंकि जब ये विमान जिस एरिया में जो हुआ है, आप मेरे सामने देखिए, जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे सामने, यही पूरा एरिया। और ये दीवारें जो देख रहे हैं, दीवारों पे जो काले रंग के निशानात है, ये आग के और वो धुएं के निशानात हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से और कैसा रहा होगा वो मंजर उस वक्त। जो लोग वहां बैठे होंगे उन्होंने कैसे महसूस किया होगा कि जो लोग लंदन जाने का ख्वाब देख रहे थे, उनका जो प्लेन का ये उनका सफर है, इनकी जिंदगी का आखिरी सफर कैसे हो गया महज 5 से 10 सेकंड में। तो ये सब जो है रोहित, ये सब करने में और ये मलबा साफ करने में ये एक लंबा समय चाहिए। कम से कम इसके लिए अभी भी अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 दिन जाएगा। और उसके साथ साथ देखिए सबसे अहम ये है कि हादसे की वजह पता लगाना। अब हादसे की वजह में जो है देखिए सबसे अहम होता है कि जो उसका जो है ब्लैक बॉक्स, जैसे ये ब्लैक बॉक्स हाथ आएगा तो उसके बाद जो है पायलट और को पायलट और कंट्रोल रूम की जो बातचीत है, ये सारी चीजें बाहर आएंगी जी। उसके बाद ही हम किसी खातिर ख्वाह नतीजे पे, या जो एजेंसियां हैं वो किसी खातिर ख्वाह नतीजे पर पहुंचेंगी और ये पता लगाया जाएगा कि हादसे की जो है असल वजह क्या रही है। अब तक तो सिर्फ कयास लगाया जा रहा है और कयास की बुनियाद पे सारी बातें की जा रही है, लेकिन अभी भी जांच, और जो देखिए फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौजूद है और इसके साथ साथ जो है दूसरे जो टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, डॉग स्क्वाड है, ये सब मौजूद है। अब चूंकि ये सारी चीजें जब खत्म होंगी तो उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी कि आखिर ये हादसे की असल वजह, असल सबब क्या रहा है। और उसके लिए जो है ब्लैक बॉक्स से मिलना बेहद जरूरी है। अब तक की जो हमारी जानकारी में बातें सामने आई है, इस पूरे एरिया में अब तक जो है ब्लैक बॉक्स से देखिए उनके हाथ नहीं लगे। तो अब ब्लैक बॉक्स इस एरिया में कहाँ गिरा, कहाँ गया, या हादसे के वक्त कहाँ डैमेज होकर या कहीं ना कहीं वो तो महफूज ही होगा जहां पे भी होगा, लेकिन वो मिलना बेहद जरूरी है। अब चूंकि आपको मैं बताऊं कि जब भी पीएम मोदी वहां उस इलाके में आए, वहां पे उन्होंने हालात का जायजा लिया, मुआयना किया, उन्होंने देखा सारी चीजें। उसके बाद कुछ बातचीत भी एजेंसियों से हुई, तो यही बातचीत सामने आई। कुछ बातचीतें जो हम तक पहुंची उनमें से यह है कि अभी भी इस पूरे काम में कम से कम जो है 2 दिन का समय जा सकता है। और उसके बाद जो है ये सारी चीजों के बाद तफ्तीश होगी, तफ्तीश के बाद ये पता लगाया जाएगा कि हादसे का असल सबब क्या रहा। अब अभी भी जो है पूरे इलाके को मैं आपको बता दूं कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे जो लोग हैं, जो टीम है वो वहाँ पे मौजूद ही है जगह पे, और अभी भी जो है सारी चीजें जो है, जो सारा प्रोसेस, सारी प्रक्रिया है वो की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जो है सबसे अहम 2 चीजें हैं। एक तो ये कि जो लोग जो यहाँ हॉस्पिटल में जो लोग मौजूद थे, जो कैंटीन में मौजूद डॉक्टर थे, जो अभी भी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनको बचाना, या उनकी जो है क्या हालत है, क्योंकि उनकी भी हालत कोई बेहतर नहीं है बल्कि बड़ी ही गंभीर हालत है। आग की लपटों के शिकार वो भी हो गए थे। जो उस हादसे में प्लेन में बैठे थे, विमान में बैठे थे, वो तो हुए ही, लेकिन जो लोग बाहर बैठे हुए थे वो भी जो है कम जख्मी नहीं हुए या कम जो है दर्दनाक हादसे का शिकार नहीं हुए, बल्कि उनको बचाना। तो 2-3 चीजें बहुत अहम है। अब चूंकि पीएम मोदी जो है जो बैठक कर रहे हैं, इस बैठक में जो है इसी बात पर जोर दिया जा रहा है। इस बात में 2 चीजें बहुत अहम है। एक ये कि शव जो है चूंकि पहचाने नहीं जा रहे, तो डीएनए जो टेस्ट है वो फटाफट करके जो है परिजनों को जो है जल्द से जल्द सौंपा जाए ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सके। दूसरा ये कि हादसे की असल वजह क्या रही है ये पता लगाना बेहद जरूरी है, और इसके लिए जो है ब्लैक बॉक्स का ढूंढना बेहद जरूरी है। जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता तब तक हादसे की असल वजह तक पहुंचना जांच एजेंसियों के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, बल्कि उतना ही मुश्किल काम है जितना इस जो है हादसे में शिकार जो मृतक है उनके परिवार तक उनके शव को पहुंचाना।
तो दोनों चीजें हैं, ये सारी चीजों पर जो है बातचीत जारी है। और कहा यह भी जा रहा है कि कम से कम जो है 2 दिन रोहित जो है इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में, फिर उसके बाद मलबा साफ करना, ये सब में जो है कम से कम 2 दिन का समय दरकार है। रोहित। ठीक है शाहिद, मैं आपके पास लौटूंगा। मेरे साथ डॉक्टर वीएन झा भी हैं, मैं उनके पास चल रहा हूँ। डॉक्टर झा, आपने पहले बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को मुझे बताया, आपने थ्रस्ट का जिक्र किया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब इतनी दूरी का कोई भी विमान होता है और बोइंग जैसा बड़ा विमान, तो बहुत सारे मल्टीपल चेक्स उसके नीचे ग्राउंड पर होते होंगे, तो क्या उसमें ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं कि थ्रस्ट नहीं वो पकड़ पाया, और आपने बताया कि पहला ठहराव करीब 1.2 किलोमीटर के आसपास होता है, 4000 फीट, लेकिन ये 625 फीट पे आकर ही नीचे जाने लगा, थ्रस्ट नहीं पकड़ पाया, तो ये चीज़ें क्या उन चेकअप्स में नहीं पकड़ी जाती है कि ये ऐसा हो सकता है? देखिए, इसके भी सेंसर्स होते हैं। हाँ। यूजुअली आज के जो एडवांस्ड लाइनर्स हैं, जैसे 787 है, इसमें कई लेवल के सेंसर्स लगे होते हैं। एक फैक्टर हम लोग जिसको कहते हैं रिडंडेंसी, कि मतलब अगर मेन सिस्टम अगर फेल हो गया तो जो उसका स्टैंड बाय है वो उसको इमीडिएटली वही काम करे जो कि मेन सिस्टम करता है। और थ्रस्ट ऐसी चीज होती है जबकि आप इंजन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जब आप उसका आरपीएम जो बढ़ाते हैं, रिवोल्यूशंस पर मिनट जिसको कहते हैं, जब आरपीएम जब बढ़ाते हैं तभी थ्रस्ट जनरेट होता है। और थ्रस्ट जनरेट कितना होता है इसके सेंसर्स हैं, वो आपको उसके कॉर्लरी सेंसर्स भी हैं जो कि आपको एग्जैक्ट थ्रस्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसलिए मैंने कहा था कि जब आप रनवे पे लाइन अप करके, जब आपने जो एयर ब्रेक है, एयर ब्रेक नहीं, जो अंडर कैरेज का ब्रेक है, वो लगा के आपने विमान को रखा है और आपने थ्रस्ट को बढ़ाया, आपने आरपीएम बढ़ाया, तो वो चीज़ पता चलता है। और जितना जो इनिशियल जो टेक ऑफ रोल है उसमें लगता है कि थ्रस्ट सफिशिएंट था। मैंने बताया ना कि वही जब V1 का पॉइंट आता है, V1 के पॉइंट के बाद में जितना रेट ऑफ एक्सेलरेशन होना चाहिए था, मेरी आंखों को ऐसा लगा कि वो जो रेट ऑफ एक्सेलरेशन है उसी समय में कम हो गया। लेकिन वो V1 के बाद अगर हुआ है तो पायलट को कोई ऑप्शन नहीं है कि वो टेक ऑफ नहीं करे। अगर टेक ऑफ कर सकता तो उसको टेक ऑफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो एरोप्लेन का वो हाल होगा कि शायद टेक ऑफ करने से जितना नुकसान होता था उससे ज्यादा नुकसान टेक ऑफ नहीं करने से होगा, क्योंकि वो V1 कॉल जो होता है वही होता है कि अब यहां से आपका नो रिटर्न है, आप अबॉर्ट टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, पायलट को पता होगा वहां पे ये सारी चीजें जो डिटेल में है। वो CVR और ब्लैक बॉक्स, इस दोनों के रिकवरी के बाद, CVR होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, तो इन सब चीजों को वहीं पे होगा कि आखिर फर्स्ट पायलट में और जो पायलट हैं उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई है। जब V1 कॉल आया उसके बाद जो थ्रस्ट कम लगा पायलट को, तो उसके पास में क्या ऑप्शन था, कोई ऑप्शन नहीं था उसके लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको अभी जब हम लोग वो क्लिप देखते हैं, 2 वीडियो क्लिप, एक जिसमें के टेक ऑफ रोल के बाद एरोप्लेन ने टेक ऑफ किया हुआ है, लेकिन जितनी गति से ऊपर उठना चाहिए था वो नहीं उठा है, वो स्लगिशली ऊपर उठा है, उसके बाद लेवल हो गया है और फिर नीचे आना शुरू हो गया है। तो ये सब जो चीजें हैं, और उसी में मेडे का कॉल दिया हुआ, SOS कॉल दिया हुआ पायलट ने। पायलट को ये पता लग गया था कि अब ये विमान जो है आगे नहीं जा सकता है, न ही उसके पास में इतना समय है कि वो उसको टर्न अराउंड करके वापस लैंडिंग के लिए आए, क्योंकि उसमें लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो उतना समय था ही नहीं उसके पास में मुश्किल से 1 मिनट या उससे भी कम था। तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो देखिए, अब ये पहला इन्वेस्टिगेशन ऐसा होगा कि जिसमें फेटल एयर क्रैश हुआ है 787 का, सारी एजेंसी इसमें लगेंगी और मेरे ख्याल से कुछ और क्लू निकलेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि कभी भी एक कारण ऐसा नहीं होता है जिसके चलते कि एयर क्रैश हो जाए। यूजुअली एक से ज्यादा कारण होते हैं, और वो प्रथम दृष्टया हमें दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ एक इंजन का पावर कम नहीं हुआ है, दोनों इंजन का साइमल्टेनियसली पावर कम हुआ है। तो ये सब चीजें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के इन्वेस्टिगेटर के सामने में होंगी, देखा जाएगा आगे कैसा होता है। 2-1 चीजें और भी आती है समझ में कि यूजुअली जब पायलट ने देखा कि हमारे पास में और दूसरा कोई चारा नहीं है, हमें कहीं पे क्रैश लैंडिंग करनी ही होगी, तो आप कभी देखिएगा विमान को जब वो लैंडिंग के लिए आता है तो उसका नोज थोड़ा सा ऊपर होता है और वो इस तरह से आके लैंडिंग करता है। वही एग्जैक्टली एटीट्यूड इस समय में था जब वहां के भी
जाके वो बिल्डिंग से टकराया, हॉस्टल से टकराया हुआ है। तो हॉस्टल से टकराने के बाद फिर विमान जो है वो अनस्टेबल हुआ होगा, और उसके बाद वो बॉल ऑफ फायर वहां पे हुआ है, वो सारी आग लग गई है। एक बहुत बड़ी चीज जो होगी कि एक आदमी जो सीट नंबर 11A पे बैठा हुआ था, वो बच गया है, भगवान का लाखों लाख शुक्र है। लेकिन वो किस तरह से बचा, कैसे बचा, और वो चलते हुए वहां से हटा है, तो कैसे ये मिराकल हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कि अगर एक अकेला निकला तो बाकी क्यों नहीं निकल पाए। ये भी जानने की शायद उत्सुकता होगी, खास करके उसमें जो ह्यूमन फैक्टर स्पेशलिस्ट जो होंगे, यूजुअली हमारे ब्रांच के एविएशन मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं, वो ये चीज जरूर जानने का प्रयत्न करेंगे कि मुझे लगता है कि स्पेशलिस्ट की टीम शायद उस शख्स से भी बातचीत करेगी। हालांकि भगवान की दुआ से अभी वो ठीक है, अभी प्रधानमंत्री उससे मिले हैं, उसका हालचाल जाना है, तो उसका बताना भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हालांकि वो हमने देखा तो तस्वीरों में कि वो मुश्किल से 10-12 सेकंड थे। मतलब यहां जिस B1 पॉइंट का आप जिक्र कर रहे हैं सर, वो B1 पॉइंट वहां से टेक ऑफ करती है फ्लाइट, और उसके बाद मैक्सिमम मतलब 10 से 12 सेकंड में वो नीचे गिर जाता है। तो इन 10 से 12 सेकंड में ही हुआ जो कुछ हुआ, फिर चाहे वो जिसका आप थर्स्ट का जिक्र कर रहे हैं या फिर इसके बचने का जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, तो V1 पॉइंट नो रिटर्न टाइम है, V1 कॉल के बाद ही उसके बाद हम लोग टेक ऑफ करते हैं। तो ये चीजें हैं, वो बिल्कुल सही है। अब ये जो इंडिविजुअल है, इसको शायद कल भी इसने कुछ कहा था कि पहले धमाका हुआ, उसके बाद क्रैश हो गया। तो अब वो किस धमाके की बात कर रहा है, क्योंकि जो हम लोग दोनों क्लिप देख रहे हैं विमान का, चाहे पहला वाला चाहे दूसरा वाला, उसमें कोई स्मोक ट्रेल नहीं देख रहे हैं कि कोई ऐसा धमाका हुआ है जिससे कि आग लग गई है या कुछ और हुआ है, या धमाके के बाद कुछ चीजें वहां से बिखर गई हैं, चीजें गिरने लगी हैं विमान से। ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है उस 2 क्लिप में। तो वो किस धमाके की बात कर रहा है? हो सकता है कि वो जब पहला इंपैक्ट हुआ है हॉस्टल से, तो शायद उस धमाके वो जबरदस्त धमाका हुआ होगा, शायद उसी धमाके की बात कर रहा है जिसके इमीडिएटली बाद जो विमान है वो क्रैश हो गया है। तो उससे देखिए, ये लोग लेमैन होते हैं, इन लोगों की बात पे आप बहुत ज्यादा यकीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लिप हमें मिली है, 2 वीडियो क्लिप, ये बहुत कुछ आपको बताएगी। जब लोग इन्वेस्टिगेशन टीम बैठेंगी, वो बिल्कुल यही चीज डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि जब विमान टेक ऑफ रोल पे होता है, यूजुअली 100% आरपीएम पे हम लोग टेक ऑफ करते हैं, 100% आरपीएम में इस दोनों इंजन का कितना थ्रस्ट होगा, उस थ्रस्ट के साथ रेट ऑफ एक्सीलरेशन कितना होगा, उस रेट ऑफ एक्सीलरेशन में कितना क्या रेट ऑफ असेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें वो कैलकुलेट करेंगे, और तब वो इस नतीजे पर पहुंचेंगे क्या थ्रस्ट पहले से ही कम हो गया था विमान जब नीचे आना शुरू हुआ, या एयरबॉर्न होने के बाद तब वो थ्रस्ट होना शुरू किया था। ये सारी चीजें बाद में पता चलेंगी। लेकिन मेरी जो 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 एक आंखें हैं, जो आंखें हैं, वो इस क्लिप को देख के ये बता रही हैं कि शायद थ्रस्ट जो है वो टेक ऑफ होने से पहले ही कम हुआ था, लेकिन पायलट के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि V1 कॉल ऑलरेडी उसको मिल गया होगा, जो कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। क्यों? उसके बाद आपको टेक ऑफ करना ही होगा। तो अगर उसके बाद अगर थ्रस्ट कम हुई तो पायलट के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं सर। शाहिद अंसारी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, स्पॉट से भी मैं लगातार जानकारी इस पर ले रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले स्पॉट पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने देखा, और वो तस्वीरें मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूं। आप देखिए कि क्या मंजर इस वक्त है वहां पर। बिल्कुल उसी स्पॉट पर शाहिद हैं। शाहिद, अभी जो एजेंसीज वहां पर वर्क कर रही हैं, जो रेस्क्यू फोर्सेस वहां पर वर्क कर रही हैं, क्या अब ये एश्योर हो गया है कि वहां पर अब और कोई डेड बॉडी या इंसानी अवशेष नहीं है, या अभी भी वहां पर काम चल रहा है इस चीज को लेकर? रोहित, देखिए, दोनों चीजें अलग अलग हैं, डेड बॉडी और अवशेष। डेड बॉडी तो अब तक कोई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अवशेष का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जब यह हादसा पेश आया है तो उस वक्त कई लोगों के जो है ना चिथड़े उड़ गए हैं। मतलब कि इतना खतरनाक, इतना भयानक रहा होगा, कैसा रहा होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि जो एजेंसियां हैं वो आसपास के जो इलाके हैं उनमें भी जो है सर्च कर रही है और वहां पे भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जो है रोहित, सबसे अहम यह है कि ब्लैक बॉक्स हासिल करना, जो अब तक मिला नहीं है, वही इस पूरे जो है हादसे की जो है अहम जो है कहते हैं ना कि अहम सबूत है, जिसके बाद जो है हमें ये पता लग सकता है कि हादसे की असल वजह, असल सबब क्या रहा है।
अब पीएम मोदी यहाँ जब आए तो उन्होंने जो है यहाँ पे देखा, मुआयना किया जगह का। वहाँ पे जो लोग हैं, मेरे पीछे ही वो जगह है, आप देख सकते हैं, आपके मेरे पीछे ही वो जगह है। और यहीं पे जो है पीएम मोदी आए, उनसे बातचीत भी की। जो एजेंसियां यहाँ मौजूद थी, जो लोग थे यहाँ पे जो है राहत कार्य में जुटे हुए थे, वो लोग यहाँ मौजूद थे। इसके साथ साथ अब जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो अभी भी चूंकि जो फ्लाइट है, जो विमान है, वो अभी भी जो का तू जस का तस उसी तरह से है। चूंकि अभी ये सब चीज़ें तलाश की जा रही हैं कि उसके पार्ट्स कहाँ कहाँ बिखरे, कहाँ कहाँ हुए, उसको इकट्ठा करना, फिर जो है जो मानव अवशेष हैं उन्हें इकट्ठा करना, फिर उसके बाद जो है उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाना, जो विमान है उसके जो है पार्ट्स जो है जहाँ जहाँ है उसको उठाना, उसको इकट्ठा करना। ये सब में जो है ना कम से कम जो है रोहित, हम ये कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि इसके लिए भी कम से कम जो है 24 घंटे 2 दिन और तो जा सकते हैं। और उसके बाद जो है ये जहाँ अगर एक बार ये मिल जाता है, यानी ब्लैक बॉक्स अगर मिल जाता है, तो आप समझ लीजिए कि उस ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद जो है काम एक तरह से समझ लीजिए कि मुकम्मल होने को रहेगा। लेकिन हुआ यह है कि अब तक वो भी हाथ नहीं लगा। तो इससे जो है हादसे की जो है हादसे का जो है असल सबब जो है ये अभी भी जो है पता नहीं लगाया जा सकता। सिर्फ अंदाज और कयास आराइयों का सिलसिला जारी है कि ये हुआ होगा तो ये हुआ होगा ऐसा। लेकिन सही वजह देखिए, जो जांच एजेंसियां हैं, जब ये उस ब्लैक बॉक्स को हासिल करेंगे और उसमें पायलट और कंट्रोल रूम इन सब की जो बातचीत होगी, उस दौरान जो है फिर ये सारी चीज़ों के बाद जो है खुलासा होगा कि हादसे का असल सबब क्या है। हालांकि जो है इसके साथ साथ जो लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी भी जो है हालत बेहतर नहीं है। उनकी भी जो है वो भी जो है जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। जो डॉक्टर यहाँ थे उस वक्त जब विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहाँ, उस दौरान जब वो यहाँ थे तो उन्हें भी जो है पल भर में, उनको 3 से 4 सेकंड में समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। कई लोग जो है भागने की भी कोशिश की है, लेकिन जो है ये हादसा और जो विमान इतना बड़ा था कि वो पूरे एरिया को जो है अपने चपेट में, अपनी जद में ले लिया। तो इस वजह से जो लोग यहाँ मौजूद थे उनको भी जो है मौका नहीं मिल सका कि वो यहाँ से भागकर अपनी जान बचा सके। अब सोचिए बाहर वालों का जब ये हाल था तो अंदर वालों का क्या हुआ होगा। पीएम मोदी जब यहाँ आए तो उस पूरे इलाके का जायजा लिया उन्होंने, इसके बाद बातचीत की, फिर कई हॉस्पिटल भी गए तो वहां पे भी जो है कुछ बात शायद मैं आपके पास लौटता हूँ। आपकी कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी कनेक्टिविटी में। मैं वापस आपके पास लौटूंगा आगे जानकारी लेने के लिए। मैं डॉक्टर वीएन झा के पास चल रहा हूँ। डॉक्टर झा, ठीक है, ये पहला मौका है कि जब बोइंग इस तरह के हादसे का शिकार हुआ है, लेकिन इससे पहले भी बोइंग को लेकर सवाल खड़े होते रहे। मैं आपके पास आता हूं। ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है इस वक्त की विमान हादसे में बचे विश्वास कुमार ने यह कहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, मुझे पता ही नहीं कि मैं हादसे में कैसे बच गया। क्रैश होते ही इमरजेंसी गेट टूट गया और मैं क्रैश होते ही विमान से बाहर गिर गया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। विमान हादसे में बचे विश्वास कुमार रमेश ने यह कहा है कि मुझे पता ही नहीं कि मैं कैसे बच गया। विमान क्रैश हुआ, इमरजेंसी गेट के बराबर में मैं बैठा हुआ था 11A। जैसे ही क्रैश हुआ इमरजेंसी गेट टूटा और मैं उस इमरजेंसी गेट से झटका लगते ही बाहर आकर गिर गया। मुझे कुछ पता ही नहीं चला, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यह बयान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब ये जानना चाह रहे हैं कि वो विमान जिसमें 242 लोग सवार थे, 241 की मौत हो जाती है और एक शख्स विश्वास कुमार रमेश जिनका नाम है वो इस हादसे में बचे हैं। अब उनका यह कहना है कि मुझे पता ही नहीं कि मैं कैसे बचा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जोरदार धमाका हुआ, विमान क्रैश हुआ, इमरजेंसी गेट टूट गया, मैं इमरजेंसी गेट के बराबर में बैठा हुआ था और एक झटका लगा, उसके बाद मैं इमरजेंसी गेट से नीचे बाहर विमान से गिर गया। ये तो श्योर है कि अगर विमान के अंदर वो होते तो संभावना ना के बराबर बचने की होती, क्योंकि जो लोग विमान के अंदर थे उनमें से कोई भी नहीं बचा, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। 241 के 241 लोग मर गए इस हादसे में, उनकी जान चली गई। सिर्फ विश्वास कुमार रमेश जो कि उस हादसे के बाद क्रैश वाली जगह से खुद उठकर बाहर निकले और खुद चलकर अस्पताल गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लंगड़ाकर वो चल रहे थे, चेहरे पर कुछ चोट थी, घाव थे उनके चेहरे पर, लेकिन जान उनकी बच गई थी और इतनी गंभीर चोटें नहीं थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, फिर उसके बाद अभी वो ठीक है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं हादसे में कैसे बच गया मुझे पता ही नहीं, प्लेन क्रैश हुआ और मैं झटके के साथ बाहर निकल गया, बाहर गिर गया।
डॉक्टर वीएन झा मेरे साथ जुड़े हैं। मैं डॉक्टर झा के पास चल रहा हूं, उनसे हमने काफ़ी चीज़ों को लेकर डिस्कस किया है। लेकिन डॉक्टर झा, भले ही बोइंग के साथ ये पहला विमान हादसा हो जब से कमर्शियल फ्लाइट्स में बोइंग आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विवाद कोई पहला हो। विवाद बोइंग के साथ कई बार जुड़े भी रहे और अमेरिकी सरकार ने पिछले 5 सालों में 2 बार इसी मॉडल के जो क्रैश हुआ है उनकी जाँच, सुरक्षा जाँच उनकी करवाई। इंजन को लेकर भी सवाल उठे, इंजीनियर ने भी बोइंग के निर्माण को लेकर सवाल उठाए थे। तो क्या कुछ कमी उस एंड पे भी रही? लेकिन बोइंग हमेशा इस बात को लेकर कहता रहा कि देखो हादसा कोई नहीं होता ना, हमारे साथ हादसा कोई नहीं होता, तो यही कहकर वो बचता रहा। देखिए, बोइंग का रिकॉर्ड रहा है। देखिए, जब भी आप कोई हटाओ। ठीक है डॉक्टर झा, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। आप एक बार फिर से डॉक्टर साहब बताइए, डॉक्टर झा, एक बार कि क्या इस पर आपका टेक है, जो मेरा सवाल। देखिए, ये जो 737 मैक्स का जो प्रॉब्लम था, वो एमसीएस का एक सिस्टम होता है जो कि विमान का जो अगर नोज अप हो जाए, अगर ऊपर की तरफ जाने लगे और उसकी स्पीड अगर वॉश आउट होती है तो उसको नलिफाई करने के लिए सिस्टम होता है। लेकिन ये चूंकि फॉल्टी सॉफ्टवेयर था, अगर सेंसर खराब होता है तो वो फिर विमान जो है वो नोज डाइव करके सीधा नीचे आ जाता था। वो 737 मैक्स का प्रॉब्लम, ये चीज इसमें नहीं थी। और दूसरी चीज हमें याद रखना चाहिए कि ये इनिशियल मोमेंट्स थे। इस समय में पूरा का पूरा कंट्रोल जो था वो पायलट के हाथ में था, वो कंप्यूटर सिस्टम के हाथ में नहीं था। मतलब जो एक ऑटोमेटेड सिस्टम होती है वो उसके अंदर में नहीं था कि आप टेक ऑफ करने के बाद आपने वो हेडिंग आपने ठीक कर ली, फिक्स कर ली है, आपने चेक पॉइंट्स कंप्यूटर में डाल रखे हैं, उसके बाद ऑटो पायलट जो है वो विमान को फ्लाई करता है। वो स्टेज अभी इसमें पहुंचा ही नहीं था। ये तो इनिशियल स्टेज था जब पायलट टेक ऑफ कर रहा था, तो इसलिए वो चीजें इसमें नहीं आती हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेगा कि दोनों इंजन एक साथ कैसे वाइंड डाउन हो गया, या फिर उसकी जो थ्रस्ट है वो इतनी कम हो गई कि फ्लाइट को सस्टेन नहीं कर पाया, ये जरूर एक इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा विषय रहेगा। इसमें सारे लोग जो हैं वो अपना सिर जरूर इसमें खपाएंगे। और इन सब चीजों के अलावे देखिए, ह्यूमन फैक्टर के भी कुछ इशू हो सकते हैं। मैं अभी प्रॉम्प्ट नहीं करना चाहता हूं। जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, जब कोई सीवीआर सुनेगा। ठीक है डॉक्टर वीएन झा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए और डिटेल में सारी चीजें बताने के लिए। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं पीड़ित परिवारों से, जिसके बाद उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। अपने इस पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने भावनाओं को व्यक्त किया है। हादसे में लोगों का हाल मैंने जाना, ये हादसा बेहद दुखद है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। हम उनके दर्द को समझते हैं, लेकिन इस दर्द को, इस हादसे को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पोस्ट किया है कि हादसे में लोगों का इस तरह से जाना बेहद दुखद है।